आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सभी को नमस्ते। ये हमारा स्टिकर बना के भेजता है। तो आज सभी को नमस्ते। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जर्नल। ठीक है ना। तो जर्नल में कैसे क्या होता है, पिछले दिन तो फिर हम लोग रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए थे, बिजली चली गई थी। तो आज से शुरू कर रहे हैं जर्नल, और ये लगभग 8 से 9 क्लास लगेगा। तो एकदम सीरियस होकर आप 8-9 क्लास में आइए, क्योंकि ये जर्नल जो जितना पक्का होगा अकाउंट्स उतना अच्छा होगा। ठीक है। और ये बार बार बताया कि जर्नल ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लैंग्वेज है, भाषा है। अगर इस भाषा को समझ पाएंगे तो आगे की चीज सरल होगी, और ये थोड़ा टाइम लेके हम सिखाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे फॉर्मेट बनाया है। पिछले दिन हमने बनाया भी था, और आप लोग एक पेज में फॉर्मेट बनाएंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे फॉर्मेट कैसे बनता है। एकदम पतला पतला फॉर्मेट खींचोगे, एकदम बड़ा बड़ा अमाउंट का कॉलम उतना होगा जितना आपका स्केल की चौड़ाई है। मेरा तो किताब है, अरे मेरा तो बोर्ड है, तो हम जितना चौड़ा खींच रहे इतना नहीं खींचेंगे, स्केल की चौड़ाई भर का, ज्यादा नहीं। आपका ज्यादा चौड़ा कॉलम जो होगा वो पर्टिकुलर का होगा, और कोई स्पेस कोई लाइन नहीं छोड़ना है। रूल वाले कॉपी में आप लिख रहे हैं उसमें कहीं भी, ये आपके फॉर्मेट का लुक आएगा। ठीक है। ये जर्नल का फॉर्मेट है। जब आप बड़े हो जाएंगे, चार्टेड अकाउंटेंट हो जाएंगे, तो आप बहुत लोगों का काम करेंगे, है ना। इसलिए ये अभ्यास में बनाओ कि ऊपर में किसका बुक्स बना रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो जैसे लड़कियों के नाम के आगे क्या लगता है, मिस है, और लड़कों के नाम के आगे मिस्टर, और मास्टर किसके आगे लगता है, बच्चों के आगे। हाँ, बच्चों के नाम के आगे मास्टर लगता है। चलो ठीक है। उसी तरह फर्म को इज्जत देने के लिए ये लोग एक नया चीज लगाया, मेसर्स लगाते हैं। ठीक है ना। तो फर्म के नाम के आगे आप देखेंगे कि मेसर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है उसका वो इज्जत है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ऊपर में एक 2 लाइन ऐसे भी खींच लेंगे, और आज फॉर्मेट में एकदम ध्यान से सुनेंगे। ये हमेशा, ये आपका आदत होना चाहिए कि ऊपर हेड्स बनाएंगे। कोई भी सवाल बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, हेड्स होना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ टीचर तो भाई पागल हैं, इसी के लिए मार्क्स काट लेते हैं कि हेड्स नहीं लिखा है। तो ऐसा नहीं करना, हेड्स बनाना। यहाँ पे देखो, जैसे हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे मिट जाएगा। चलो, इन दी बुक्स ऑफ, किसके बुक में हम सोच रहे हैं, आयुष पांडे के नाम पे। तो आयुष जी आप ऐसे समझेंगे कि हमारा बुक्स है, और हमें अपने तरफ से सोचना है, पड़ोसी की तरफ से मत सोचेगा। तुम्हारे जिंदगी में क्या घट रहा है जीवन में वो सोचो, दूसरे की चिंता करेगा अपना जीवन खराब कर लेगा। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, ये इसको मैसर्स बोलते हैं। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, M/S है। हाँ, अब यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ भी लिख लो। जैसे ये रिद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हम ऐसे नाम लिखेंगे। ये क्यों इतना धीमा चल रहा है भाई, ये क्या है, एक मिनट रुक जाओ। इसमें अब ये बिंग, मान लेते हैं ये रिद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो रिद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स ये इनके कंपनी का नाम है, और यही आप हैं। ठीक है ना। और ये हम क्या करने जा रहे हैं, जर्नल लिखने जा रहे हैं। जर्नल को, जर्नल एंट्री, पिछले दिन इसके बारे में थोड़ी बात हुई थी। जर्नल एंट्रीज क्या होता है, जर्नल एंट्री ये इस नहीं, हाँ ठीक ही बोला है, सॉरी हम कुछ और सुन लिए। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, हमारे साथ, हमारे फर्म के साथ या मेरे साथ जिसका बुक्स लिख रहे हैं उसके साथ किसी का कोई लेन देन होता है, तो उसको हम पहले जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल कहते हैं। पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जर्नल कहते हैं। जर्नल को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या बताए थे, ये जब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब जो बताते हैं, बातें हवा में मत उड़ा देना, फ्री में नहीं बात करते, वो आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी एंट्री हुई और पहले जिस बुक्स में लिखी गई उसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक को भी बोलते हैं, वो आज हम चैप्टर में जाएंगे तो और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये आपका है, और इसको लिखने का तरीका बताया था। ये एक्चुअली में हम सब कुछ वही लिख रहे हैं, बस एक फॉर्मेटिंग आ गई है, एक फॉर्मेट के तरीके में। जो आप डेबिट क्रेडिट सीखे थे बिल्कुल वही चीज है, और उसको लिखने का एक फॉर्मेटिंग आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का क्या अर्थ होता है भाई, विवरण। यहाँ पे हम लिखेंगे सारा। यहाँ पे LF लिखते हैं, क्या होता है धीरे धीरे आप समझेंगे। एकदम से मन में ये मत लाना कि सर ये क्या होता है वो क्या होता है, हमको भी पता है कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए हम एकदम एक एक बात बता के चलेंगे, तो एकदम टेंशन नहीं लेना।
और शांति से मेरे साथ चलते रहना। अमाउंट का रुपीज, ये डेबिट वाला है, ये क्रेडिट वाला है, ये आपकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ सवाल हम लोग करेंगे अपने शीट में। ये शीट आपको लिंक में मिल जाएगा, जो लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखेंगे उनको ये लिंक में ये शीट मिलेगा, डाउनलोड करके ही पढ़ना शुरू करेंगे। और आपके पास तो शीट है ही है। तो पहला क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स हम सबने लिए हैं यहाँ 7-8 क्लास में कराने के लिए, पहले इसको कराएंगे और आपको होमवर्क जो है वो एक्सरसाइज से दे देंगे, तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखो, पहले कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, जर्नल को समझो। जर्नल कुछ प्रैक्टिसिंग पहले आपको करवा देंगे, 10-12 सवाल 15 सवाल आप कर लेंगे। उसके बाद हम जर्नल का रूल लिखाएंगे। मतलब रूल क्या है, कुछ नहीं है, कितने टाइप्स के जर्नल होते हैं वो एक साइड एक बार में दे देंगे। कितने तरह से परचेज हो सकता है, कितने तरह से सेल हो सकता है, ये सब दे देंगे। और फिर उसको कर लेंगे तो फिर एक मेरे पास अपना शीट बनाया हुआ है टॉप 10 जर्नल का, जिसमें 10 जर्नल हमने बनाए थे, लगभग सब तरह के ट्रांजैक्शन ले लिए हैं। तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसी में भी ट्रांजैक्शन सारे आ जाएंगे, लेकिन वो एक जगह आ जाएगा, तो एक रिवीजन शीट देंगे। तो कैसे लिखते हैं, मान लो हमारे पास में ईयर, किस ईयर की बात चल रही है, हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो ईयर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बताया था, अब बार बार हम नहीं बताएंगे। अकाउंट्स में जब भी लिखना है डेट का कॉलम ऐसे ही चलेगा। अब ये मान लो कि लास्ट महीना का अप्रैल का हम जर्नल बना रहे हैं, तो अप्रैल लिखेंगे, तारीख 1 लिखेंगे, जैसे रहेगा तारीख लिखेंगे, ठीक है। अब आगे से ये सवाल नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास में 1 नंबर सवाल करेंगे, धीरे धीरे मेरे साथ समझेंगे, बताएंगे। आपको रूल पता है, जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कैसे पकड़ेंगे, इस बात को समझो। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो सबसे पहले ये देखो कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ या क्रेडिट में हुआ, ठीक है। तो एक बात तो पक्का हो जाएगा, अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो या तो कैश आया होगा या कैश गया होगा। अच्छा, कैश मतलब खाली कैश मत समझना, कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों ही को हम कैश मानते हैं, दोनों सेम नेचर की चीजें हैं, दोनों एकदम बिल्कुल है। कैश का मतलब हो गया मेरे गल्ले में जो पैसा है, कैश बॉक्स में जो पैसा रखा है ना, अपने दुकान में जो गल्ला रखते हैं। और बैंक का मतलब है जो पैसे हमने बैंक में रख रखे हैं, यही बात है ना। तो बिल्कुल दोनों इक्विवेलेंट है, बस अंतर ये है कि कैश बॉक्स में पैसा रखा हुआ और बैंक में रखा हुआ है, बाकी उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो पहला हमने क्या कहा कि ट्रांजैक्शन जब भी हो तो आप ये पकड़ो कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ या उधार में हुआ। अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो अब कैश तो खुलना ही है, और उसके बाद में कैश आया या गया, पहले ये समझो कैश को बढ़ाना है या घटाना है। कैश जब आएगा तो मेरे कैश बॉक्स में बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, और जब कैश जाएगा तो कैश का बैलेंस कम होगा। तो अगर कैश बढ़ाना है तो हम लोग उसका नेचर क्या बताए थे, डेबिट बताए थे, उसको डेबिट पे करते जाओ। और कैश अगर घटाना है तो उसको क्रेडिट करते जाओ। और दूसरा वाला आपको पकड़ में आ जाएगा। अगर मान लो एक तरीका ये हो गया, अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होता है तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा या फिर किसी फर्म का नाम आएगा ना। तो अब वो देखो, उस व्यक्ति या वो उस फर्म से हमें पैसे लेने हैं देने हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है वो मेरे लिए एसेट होते हैं, है ना, मेरे लिए संपत्ति है, आज नहीं तो कल वो हमें मिलेगा। और जिन्हें पैसा देना है उनको क्या कहते हैं, वो एक लाइबिलिटी होती है, मेरे ऊपर कर्ज है, दायित्व है, तो उनको देना है, वो क्रेडिट हो जाएंगे लाइबिलिटी नेचर के। बस ऐसे ही पकड़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने यहाँ नाम रिद्धि बिजनेस लिखते, रिद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स लिखे, मान लेते हैं कि चाचा वाचा किसी का नाम रमेश है, उन्हीं का धंधा है, इनके नाम पे धंधा खोल रखा है। तो रमेश स्टार्टेड, अब तुम लिखोगे इन द बुक्स ऑफ रमेश, ये तो हमने एग्जांपल के लिए लिखा है, आप जिसका धंधा रहेगा उसका नाम लिखेंगे और आप अपने आप को धंधा मान लेंगे कि हम ही है, मेरे साथ ट्रांजैक्शन होगा। अकाउंटेंट ही मान ले कि मेरे साथ ही ट्रांजैक्शन होने को है। तो रमेश बाबू ने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको 50,000 रुपए दिए। पहला क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से सुनो, एकदम हड़बड़ी नहीं करना सीखने के लिए, कम से कम पहले के 2 महीना तो एकदम शांत होकर सुनना, उसके बाद जो स्पीड पकड़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी काम होगा। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रमेश बाबू ने धंधा स्टार्ट किया 50,000 का। तो रमेश बाबू अलग है और हम अलग है, और हम धंधा है। तो बताओ मेरे पास पैसा आया है कि गया है, तो कैश बढ़ा है तो कैश डेबिट होगा। और रमेश बाबू के भी तो कॉपी में लिखेंगे, लेकिन रमेश बाबू के नाम पे नहीं लिख सकते क्योंकि वो मालिक है। तो मालिक के नाम का अकाउंट जो होता है वो कैपिटल होता है, जब वो डालते हैं तो कैपिटल में डालते हैं, और जब वो पैसा विड्रॉ करते हैं, धंधे से निकालते हैं, तो क्या करते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, इतना दूर तक बात, इतनी बात पकड़ में आई थी ना। तो अब बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, एक कैश खुलेगा और एक कैपिटल खुलेगा। अपनी तरफ से सोचो, तुम ही धंधा हो, तुम ही हो, तुम्हारे पास पैसा आया या गया है, तो कैश डेबिट होगा।
और कैश डेबिट होगा, और कैपिटल किसी का नाम है, उससे हम पैसा लिए हैं तो उसका नाम मेरे लिए क्या है, कर्ज है, तो बड़ा है तो क्रेडिट होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, हम पहले लिख रहे हैं फिर आप लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 50,000 रुपए, तो 50,000 हमने डेबिट में लिखे, आप दाहिना शिफ्ट करके लिखेंगे, और क्रेडिट में 50,000 लिखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट करना, जस्ट 2 लेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ शिफ्ट है इसलिए ऐसा शिफ्ट करके लिख रहे हैं। फिर इसके बाद एक नरेशन लिखते हैं, इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है और इसका क्या फायदा है। अगर मान लीजिए आप अभी नया नया सीख रहे हैं, ट्रांजेक्शन उलट देंगे, गलती कर देंगे, तो एक जगह तो होना चाहिए, हमें पता न चलना चाहिए कि सही ट्रांजेक्शन क्या था, वो नरेशन से पता चलता है, ठीक है ना, इसलिए नरेशन लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ऐसे नरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। ये नरेशन लिखा और केवल पर्टिकुलर में लाइन में खींचेंगे। अब एक प्रश्न बनता है सर, पर हर कॉलम में तो कुछ न कुछ आप लिखे, एलएफ वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखे, तो एलएफ वाले कॉलम का यूज क्या होगा, ये तो एक जर्नल बुक है, यहाँ पे हम सारे ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, है ना, लेकिन कैश की एक कॉपी अलग से बनाए होंगे जिसमें कैश का डिटेलिंग होती है, उसको बोलते हैं लेजर, है ना। तो लेजर किस पेज में बना है उसका पेज नंबर यहाँ लिखते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, पूरे अकाउंट्स में आप चार्टेड होके निकल जाएंगे, आपको कहीं भी इसका यूज नहीं लगेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली खाता थोड़े बनाना है। और ये लिखा क्यों जाता है, सुविधा के लिए। आप लोगों ने टेलीफोन इंडेक्स देखा है, टेलीफोन इंडेक्स शायद अब तो नहीं चलता, पहले चलता था, एक डायरी होती थी, ए से जेड तक लिखा रहता था, किसी का नाम जे से है तो जे पे जाके खोल लेते थे, जे पे कितने नाम है पता चल जाता है। याद आ रहा है, कुछ कुछ देखा है आपने टेलीफोन इंडेक्स? हाँ, तो वहां पे लेटर होता है। ऐसे ही अब जब अभी आप भविष्य में किसी के यहाँ धंधा करने जाएंगे तो वहां जो लेजर की कॉपियां होंगी ना, वहां पे एबीसीडी ही रहेगा। तो कंटेंट में जाकर के आप देखेंगे, मान लो किसी पार्टी का नाम आर से है, तो आप आर वाला में खोल के देख लेंगे ना पेज कहाँ है, तो उसके पेज में जाकर के सीधा लिख पाएंगे। तो ये वही एलएफ है, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। फोलियो का मतलब है नंबर। लेजर किस पेज में पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं। समझ में आया? तो इसका फिलहाल हमें पूरे जिंदगी में अभी यूज नहीं लगने वाला पढ़ते समय। भविष्य में जब हम कैश बुक में भी नहीं लगता है, कहाँ लगता है, उसमें तो कॉन्ट्रा लिखते होगा, वो बता रहे हैं कि कैश बुक में कहीं यूज लगता है, वो कहीं यूज नहीं लगेगा। हाँ, कहीं नहीं, और कहीं नहीं खींचना है, केवल पर्टिकुलर में लाइन खींचना है, और कहीं नहीं खींचना है। और बहुत लोग बचपन में सीखते पूरा खींच देते, गड़बड़ हो जाता है। नहीं, ये चीज तरीका है, समझ में आया? अगला ट्रांजैक्शन का डेट अगर लिखा है मान लो 4 तारीख, तो हम अप्रैल के नीचे ऐसे स्लैश करेंगे और यहाँ डेट लिखेंगे। यहाँ पे 4 तारीख ही है, चलो जनवरी है, हम अप्रैल लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं डेट वेट से। आइए क्वेश्चन नंबर 2, एक एक चीज पहले 1-2 ट्रांजैक्शन मेरे साथ करो बढ़िया से, तब समझ में आएगा कि ट्रांजैक्शन हो गए। परचेज गुड्स फॉर कैश, बताइए, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट पहले कौन सा खुलेगा, बाद में? परचेज पहले खुलेगा। क्यों खुल रहा है? क्योंकि खर्चा है। जितने भी खर्चे के अकाउंट होंगे सब पहले खुलते हैं, और कैश क्या होता है, जा रहा है इसलिए बाद में। तो ये आपके कॉन्सेप्ट ना एकदम पक्का बन जाना चाहिए। अगर ये पक्का कॉन्सेप्ट बन गया, एसेट लायबिलिटी इनकम गेन एक्सपेंस लॉस, तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। अब देखो यहाँ पे परचेज हुआ, यानी परचेज को हमको बढ़ाना है। हमारा इस महीने और कुछ परचेज माल खरीदा है, और परचेज हम किसके लिए लिखते हैं, गुड्स के लिए, बताया था। और गुड्स किसको बोलते हैं, जिस चीज का हम धंधा करते हैं, मेरा उसको हम ट्रेडिंग गुड्स या गुड्स बोलते हैं। जिस चीज का हम धंधा करते हैं उसको ही गुड्स बोलते हैं। पिछले दिन इस पे बहुत चर्चा करी थी, याद है आपको, कि हम मोबाइल के दुकान पे गए थे, याद आया, बताए थे क्या, जय बूथरा वाला बात है ना। तो बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे कोई गुड्स खरीदा है तो गुड्स अकाउंट नहीं खुलता। गुड्स के साथ जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट खुलता है, बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट खुलता है, खरीदा हुआ माल रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न बोलते हैं, बेचा हुआ माल रिटर्न आ जाता है तो उसको रिटर्न की कॉपी में लिखते हैं, उसका नाम सेल्स रिटर्न होता है। अभी आएगा धीरे धीरे सब चीज। तो आपने एंट्री बताइए 4 तारीख की, परचेज गुड्स फॉर कैश का क्या एंट्री होगा, बताओ रिद्धि, बोलो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज नहीं लिखते, परचेजेस लिखते हैं, ठीक है ना। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश मेरा घट रहा है इसलिए क्रेडिट में लिखा है, ठीक है। तारीख है 4 तारीख और रुपया है 7,000, तो 7,000 हमने यहां लिखा,
और 7,000 हमने यहाँ लिखा। नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन आपको जिनको अंग्रेजी थोड़ी आती है वो तो अंग्रेजी लिखा देते हैं भाई। अब बहुत लोग टीचर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब एकदम कमजोर हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको अंग्रेजी थोड़ी कमजोर रहती है, वो क्या लिखते हैं वहां पे रुपया छोड़ के जो लिखा चिपका दो, जो भी सही है। नरेशन का मतलब क्या है? आप लिखिए क्या लिखा बताइए। नरेशन, बॉट गुड्स, बॉट हमने खरीदा, बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने नगद में माल खरीदा। बात समझ में आ गई? हाथों हाथ उतारते चलिए, ट्रांजेक्शन मेरे साथ करते चलो, फॉर्मेट ले लो और मेरे साथ करो, चलो फटाफट से करो। 5 तारीख की एंट्री, जैसे जैसे पूछेंगे आज 1-2 सवाल करवाते हैं। एक सवाल आप पकड़ में लग जाएंगे तो फिर होमवर्क देंगे हम बढ़िया से, इसको रोक लेना। इसका फोटो आपको मिल जाएगा, घर में भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो यहाँ लिखो तो अच्छी बात है। 5 तारीख को बताइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा मुन्ना? कैसे पकड़ा? कैश मेरा आ रहा है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट किया, और सेल मेरा इनकम है, वो जो कह रहे थे पीछे आयुष, बैंक में पैसा जमा रखने से बैंक का इनकम नहीं होता, इनकम तो तब होगा जब कुछ खरीद बेच होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम माल बेच रहे हैं और मेरे पास पैसा आ रहा है, तो क्या करके है, कैश को पहले खोलेंगे बाद में। हाँ, ये तुम्हारा, ये तुम ना सोच के, कुछ लोग ना नालायक होते ही हैं, नालायक माल बेचे हो, पैसा आया है ना, तो कैश बाद में खोल दें। इतना देर से हम ये रगड़ रहे हैं, मतलब वीडियो देखने वाले भी समझे किस नालायकों के साथ बैठ गए हैं आप। कैश माल बेचने से, इधर सुनो मेरे साथ जुड़ो, कैश माल बेचने से कैश आता है कि जाता है? तो तुम बाद में क्यों खुलवा रहा है कैश? क्या लॉजिक है बताओ? पहले माल बेचा फिर पैसा आया, तो घटना लिखनी है कि अकाउंट लिखना है? पहले माल बेचा फिर पैसा आया, ये घटना लिखना है तुमको, तो हम तुमको क्या करें, अकाउंट्स में लिखना है, अकाउंट्स की तरफ से सोचो। पैसा पहले और बाद का चक्कर नहीं है, हम पहला और बाद ये सिखा रहे हैं क्या? हम सोच रहे हैं कौन से अकाउंट में क्या हो रहा है ये लिखना है। पहले तो तुम सो के उठा है सुबह, वो लिख ले पहले अकाउंट में, नालायक कहीं। कैश बताओ, इधर सुनो, कैश माल बेचने से कैश बढ़ा या घटा, पहले ये बताओ। तो पहले लिखना चाहिए उसको, अकाउंट्स पहले का मतलब डेबिट पे लिखना है, घटना नहीं देती है। पहले क्या हुआ, पहले वो ऑर्डर दिया होगा, फिर हम बोले होंगे हाँ देंगे, ये भी सब लिखेंगे क्या? यहाँ एंट्री क्या बनेगी बोलो? पहले कैश खुलेगा, बिकॉज कैश को हमें बढ़ाना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल को इसलिए बाद में लिख रहे हैं या क्रेडिट लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा माल बिक रहा है और मेरा रिजल्टेंट इनकम हो रहा है, इसलिए 5,000 रुपए यहाँ पे बढ़ा लो। तो ये 5,000 और ये 5,000, ठीक है जी। नरेशन क्या लिखेंगे बताओ? बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नगद में माल बेचा। एकदम इजी सवाल लेके चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इस पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन सिखाएंगे। चलें आगे? हाँ जी आगे चलें। 5 तारीख के बाद एंट्री है आपकी 7 तारीख की, आप मेरे साथ साथ चलेंगे, धीरे धीरे जोड़ के। गलत फॉर्मेट है, एकदम गलत, रुको पहले। ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फ्रॉम क्रेडिट वर्थ ₹4,500। मोहन बाबू से हमने 4,500 का माल खरीदा है, बताओ राहुल। क्रेडिट में खरीदा तो नाम खुलेगा। अब ये मोहन बाबू से हमें पैसे लेने हैं कि देने हैं? हाँ देना है, तो जिसको देना होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी, वो बाद में खुलता है, और एसेट्स पहले खुलता है। तो एक तो हमने माल खरीदा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो, मोहन बाबू अकाउंट ना। तो यहाँ पे एंट्री खोलिए आप, यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, परचेज हमेशा डेबिट, खर्चा है इसलिए डेबिट है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अगर हम, इधर सुनो आयुष थोड़ा ध्यान दो, मुन्ना इधर ध्यान देना, अगर हम उधार में माल खरीदते तो नाम लिख देंगे, और अगर हम कैश में माल खरीदते तो कैश लिख देंगे, सिंपल सी बात है। कैश इसलिए लिख देते क्योंकि कैश घट रहा है, और मोहन बाबू का नाम इसलिए इस बार लिख रहे हैं क्योंकि ये मेरे ऊपर एक कर्जा बन जा रहा है ना, कितने का, 4,500 रुपए का। तो ये 4,500 रुपया, 4,500 रुपया। आगे बढ़े? हाँ आगे सुनो, यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे बताओ? नरेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, ऑन क्रेडिट भी लिख लो, बीइंग बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन,
नाम लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर नाम नहीं लिखेंगे, अब मोहन के या माहिम के अकाउंट में डाल दोगे तो कैसे पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं एरर हो जाता है। इसलिए देखो 7 तारीख की एंट्री के बाद इसमें लिखा है इन्होंने 12 तारीख की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट 2000 रुपए। सोहन को हमने माल बेचा 2000 का, बोलो एंट्री क्या होगी? बोलो। सोहन टू सेल, यही ना, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एकदम यहां सुनो बात को मेरे, माल खरीदा उधार में खरीदेंगे तो नाम आ जाएगा कैश की जगह, बाकी एंट्री सेम रहेगी। माल बेचा उधार में बेचेंगे तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, बस और कोई अंतर थोड़े ना है। लॉजिक समझ पा रही हो? है? बताओ क्या एंट्री होगी? सोहन को हमने माल बेच दिया 2000 रुपए की, जो एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सोहन अकाउंट डेबिट जिसका नाम, अब देखो धीरे धीरे बातें खुलेंगी, जिसका नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट में है, इसका मतलब है उनसे हमें पैसे लेने हैं। और जिनका नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब नरेशन नहीं लिख रहे हैं, लिख लेंगे ना, हम एंट्री समझाना चाह रहे हैं, हमें नरेशन लिखने की जरूरत, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है। तो यहाँ नरेशन अभ्यास बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप नरेशन लिखेंगे। 7 तारीख के बाद एंट्री थी 12 तारीख, अब 16 तारीख की एंट्री है। ठीक है, आओ जी बताइए। हाँ क्या कह रहे थे हम? ये कह रहे थे क्या बता रहे थे, भूल गए। चलो, अरे कि जिसका नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट में है उनसे हमें पैसे लेने हैं, और जिनका नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट में है उनको हमें पैसे देने हैं। तो याद रखना, किसी का भी नाम अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट में है यानी वो मेरे लिए संपत्ति है, एक तरह का संपत्ति है, आज नहीं तो कल हमें पैसे मिलेंगे। और किसी का नाम अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट में है, इसका मतलब वो मेरे ऊपर कर्जा है, आज नहीं तो कल हमें देना पड़ेगा, और वो नाम तभी कटेगा जब हम कर्जा चुकाएंगे। हैं? आगे चलते हैं। यहां लिखा है कि पेड वेजेस अमाउंटेड टू ₹4000, हमने 4000 रुपया का वेज भरा है। वेज समझते हैं ना, मजदूरी, है ना? लेकिन वेज दो तरह का होता है, ध्यान से सुन लेना, मेरी बात को समझना। अभी एंट्री में तो वेज ही लिखेंगे, लेकिन वेज दो तरह का होता है। अब आपको जैसे जैसे चीजें आएंगी हम धीरे धीरे ऐसे खोलते चलेंगे, बातचीत हो के हम लोगों का काम होगा। इतनी दिक्कत हो रहा है क्या इधर? वेज में क्या होता है? पेड वेजेस, तो वेज कितने तरह का है बताए? दो तरह का। वेज का मतलब मजदूरी है, ठीक है, या मेहनताना है, जो भी कह लो, ये जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको हम दे रहे हैं। कौन कौन सा वेज हो सकता है? एक होता है प्रोडक्टिव वेजेस और एक होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अभी क्या अर्थ है इसका, मतलब समझो। हमारा कारखाना है जहाँ ये मार्कर बनता है, ठीक है ना, तो वहां पे जो लेबर काम करते हैं उनको हम डेली बेसिस पे काम करते हैं या काम बेसिस पे देते हैं? पिछले दिन ये चर्चा हुई थी कि अगर हम उनको सैलरी देना लगेंगे तो दिन भर में 20 बार खैनी खाएंगे और 50 बार वो बाथरूम जाएंगे कि रुकिए सर आ रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर हम ये लगा दें कि काम पे देंगे, तो काम वाले पे क्या करते हैं, वो धड़ाधड़ काम करते हैं, एकदम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पता है जाने का मतलब 10 मिनट नुकसान होगा, और 10 मिनट में हम 4-5 मार्कर बना देंगे तो हमारा 2-4 रुपये आ जाएगा, है ना? तो जो प्रोडक्शन में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, ठीक है ना? और एक होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब माल बन के रेडी हो गया, गोडाउन में लाना है, फैक्ट्री से गोडाउन में लाना है या दुकान पे लाना है, तो पेटी का पेटी बन के रेडी है, उसको लाएंगे तो जो लोग कूली लोग लेके आते हैं उसको हम लोग वेज दे रहे हैं, अनलोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, तो उनको भी तो वेज देते हैं। ये अनप्रोडक्टिव वेजेस है। तो वेज कितने तरह का है? तुम छापा खाना खोल दो एक तो, ठीक है ना, फटाफट छापे जा रहा है, बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहा है, दोस्त कहेगा। इधर सुनो, जब बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुना करो, ये दिमाग में चीजें रहनी चाहिए आपके। तो प्रोडक्टिव वेजेस है और अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो मेहनत कर रहे हैं उनको प्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं, और अनप्रोडक्टिव, अच्छा अगर एग्जाम में कहीं लिखा है 2 बार वेज लिखा है, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा प्रोडक्टिव है कौन सा अनप्रोडक्टिव है? बताओ। 2 अकाउंट लिख दिया वेज का, हम तो बोले थे 2 अकाउंट होता ही नहीं है, लेकिन मान लो 2 अकाउंट लिखा है, एक बार वेज लिखा है, एक बार वेज लिखा है, 2 बार कहीं वेज इसी तरह से दिख रहा है, तो हम कैसे पकड़ेंगे? जो बड़ा अमाउंट वाला वेज होगा वो क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा, और जो कम अमाउंट वाला होगा वो अनप्रोडक्टिव। छोटा मोटा लॉजिक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। हाँ, तो वेज हमने भरा है, तो क्या जन एंट्री बनेगी बताइए? हमने ये सिखाया था कि जितने भी खर्चे होंगे सब डेबिट। अच्छा, पेड लिखा, यहाँ कैश तो लिखा नहीं, आपने कैसे पकड़ लिया कैश है? क्योंकि पेड करने का मतलब ये कि हमने भुगतान किया है,
भुगतान किया होगा तो कैश में क्या होगा। तो ये दिमाग में आ रहा है आयुष के सर चेक से क्यों नहीं किया। अगर चेक से करना, हाँ बोल रहे, हाँ सर मेरे दिमाग में आ रहा है, आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है कि पेड का मतलब होता है हमने भुगतान किया। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम उसको कैश का ही भुगतान समझते हैं। अगर वो चेक से किए होंगे तो चेक लिखेंगे वो, हम अपने मन से ज्ञान नहीं लगाने चले जाएंगे सर हो सकता है कि वो किसी और चीज से बिल से पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या बनेगी बोलो। एक तो बनेगा वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश। अगर यही चेक से पेमेंट हुआ होता तो, अगर यही चेक से पेमेंट होता तो कैश की जगह क्या लिख देते, बैंक लिख देते। आप ये सब सीख रहे हैं इसलिए हम दोनों लिख दिए। कैश और बैंक बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों बराबर की चीजें हैं। इसलिए जहां कैश का ट्रांजेक्शन होगा कैश, कैश और बैंक दोनों केवल दोनों जुड़वा बहने हैं, बस खाली नाम अलग अलग है इन लोगों का, है वो एकदम सेम टू सेम चीज। एक रूम नंबर 1 में रहती है हमारे कैश बॉक्स में, और एक रूम नंबर 2 में रहती है बैंक में रहता है। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। कितना रुपए हमने माल बेचा है, 4 है। वेज हमने पेमेंट किया 4000 रुपए का। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन हम लिखेंगे बीइंग पेड वेजेस थ्रू कैश, हाँ ठीक है। बीइंग, इतना कैश वैस नहीं लिखना है, बीइंग वेजेस पेड, खत्म। हमें एक चीज याद रखना है, नरेशन में अपना ज्ञान नहीं दिखाना है कि हमको इज, आर, एम, हैज बीन, हैड बीन सब आता है। यहाँ पे एकदम फ्रेजेस यूज करने हैं, ठीक है ना, बहुत कम शब्दों में। यहाँ पे हमें पूरा अपना अंग्रेजी का व्याकरण नहीं लगाना है, एडजेक्टिव लगा दें तो ये प्रोनाउन लगा दें। बस इसमें ये होना चाहिए कि हमारा ट्रांजैक्शन ठीक लिखा है, लाइन नहीं छोड़ना कहीं भी, क्योंकि पेज भर जाने का मतलब है आपका मेहनत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पेज नहीं भरना चाहिए, 10 ट्रांजैक्शन आराम से होना चाहिए। हम पेज भरेंगे क्योंकि हमको चीज सिखानी है, बीडीसीडी भी सिखाने को। आगे सुनो, पेड सैलरीज बोलो, वेरी गुड, एकदम जितने भी खर्चे होंगे उन सब का सैलरी। टेलीफोन बिल भरा, क्या एंट्री बनेगी, टेलीफोन टू कैश। हमने इंश्योरेंस भरा, क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस टू कैश। हमने और क्या भर सकते हैं, भाड़ा भरा, कैरेज, तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जितने भी खर्चे होंगे एकदम रट लो, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चा होने का मतलब है, रटना तो नहीं चाहिए लेकिन ये आपके दिमाग में आ जाएगा करते करते। और नेक्स्ट एंट्री बताइए, क्या आपने बताया ये 17 तारीख की एंट्री है, सैलरी है, तो क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल खूब पक्का करना है, एकदम घबराना नहीं, स्कूल से आगे हम लोग भाग जाएंगे वेकेशन में। तो 2500 रुपए का हमने ये भरा है, 2500 रुपया, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट इसमें एक एंट्री और करेंगे, फिर हम पेज बदलने का कोशिश करेंगे। 17 तारीख के बाद एक ट्रांजेक्शन है 22। बताओ जी, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है, हाँ। खर्चा देखो, तुमको लग नहीं रहा एकदम पूरा साइंटिफिक है। खर्चे की एंट्री अगर खर्चा टू कैश कर रहे हैं, इनकम की एंट्री क्या होगी, कैश टू इनकम हो जाएगा, एकदम अपोजिट होगा। तो ऐसे ही चलेगा ये इनकी लैंग्वेज आप सीखो बढ़िया से। जनरेटरी बता रहे थे, हाँ ठीक है, घबरा जाते भाई बच्चे। अभी देखना धीरे धीरे आपको इतना आ जाएगा ना कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, अगर ये चेक से मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कमीशन। ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं दोनों कि आपके दिमाग में रहे, फिर ये कंफ्यूजन ना हो कि सर अगर कैश में मिला है चेक में मिला होगा तो कितने का एंट्री है। ये 1500 नहीं, कितने का है, 2000 रुपए का। सब बताते हैं, सब भैया आएगा, जैसे जैसे शब्द वैसे समझ जाओगे। कौन बताया डिविडेंड, तुमको कौन बता दिया, अच्छा नहीं वो बोला डिविडेंड। ये हमारा पेज भर गया, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जब हमारा पेज भर जाता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मान लो सम्स में 24-25 एंट्री दे दिया तो आपका पेज भर ही जाएगा किसी भी हाल में। तो ये पेज भरता है तो इस पेज का टोटल लगा के हम दूसरे पेज में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिखते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे नीचे दिखा देना आदित्य जरा, यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस और यहाँ पे सीडी लिखते हैं, ठीक है ना भाई। हम सब बताएंगे, हमको पता है कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम पहले साल पढ़ रहे हो, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, हम सब सिखाएंगे। बैलेंस सीडी का, या फिर सीडी लिखेंगे या फिर सीएफ लिखेंगे। बहुत लोगों का आदत बन जाता है सीडी लिखने का, हम भी सीडी बीडी लिखते हैं। 99% लोग सीडी बीडी लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा यूनिक दिखाने के चक्कर में हम सीएफ बीएफ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है,
यहां से बैलेंस को उठा के हम दूसरे पेज में ले जा रहे हैं, तो क्लोज करते समय सी से क्लोज है, सी से सीडी है, ध्यान रखेगा। सीडी मतलब हम यहाँ पे इस पेज को बंद कर रहे हैं, इस पेज को बंद कर रहे हैं, और यहाँ का बैलेंस कितना आ रहा है 50, ये नोट 77 जो भी है, चलो भाई ये कह रहे हैं 77,000, और वो कैलकुलेटर से किया है इसलिए हमको ये विश्वास है, 77,000 रुपए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज में फिर से फॉर्मेटिंग करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा। देखो कितना मेहनत बढ़ जाता है, आप अगर लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे ना तो आपके लिए झंझट पड़ेगा, और इसलिए ये कह रहे हैं कि इसलिए आप कोशिश करना कि लाइन वाइन मत छोड़ना, और व्हाइट पेज में जो बच्चे लिखेंगे वो भी कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा लिखें, सुंदर लिखें, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। चलो जी, तो यहाँ पे अब फिर से डेट डालेंगे 2024 अप्रैल, और यहाँ पे कोई कितने तारीख को हमने 22 के बाद क्या ट्रांजेक्शन है, 25 तारीख का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे 25 तारीख, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ये हम यहाँ से बैलेंस उठा के ले आए और यहाँ पटक दिया। 77,000 का बैलेंस हम वहां से लेके आए हैं, और 77,000 यहाँ पे हमने पटका है। ये बीडी सीडी क्या करते हैं, क्लोज पेज बदलने के लिए, ठीक है ना। बहुत एरर होता है। अभी हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा यहाँ बैलेंस किया 77 से वहां लिख दिया 87, 10,000 गड़बड़ा दिया, तो लिख पेज बदलने में हड़बड़ी में हो जाता है, और ऐसा एरर आपके जीवन में भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इतना परफेक्ट हैं आमिर खान की तरह। चलिए आइए, वो भी परफेक्ट नहीं है, आके बोलता है कि मेरा बच्चा लो मेरा बात नहीं सुनता है, देखा था। हाँ, अब समझो बात को। अब हमने एक चीज पूछना है आपसे, आप मेरे को जवाब दीजिएगा। इधर दिखाना जरा, इधर। अगर हम सोहन को माल बेचे, मेरा बात समझना, सोहन को माल बेचे हैं तो एंट्री क्या किया, सोहन टू। अगर वो हमको रिटर्न करे तो ये एंट्री उल्टा कर देने से नहीं हो जाएगी बात, सेल्स टू सोहन होता है, लेकिन सेल्स को हम लोग सेल वाले कॉपी में नहीं लिखते, जो रिटर्न आती है उसको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना। अब परचेज देखो, परचेज की एंट्री क्या की है, टू मोहन, और ये रिटर्न करे हम इनको माल तो क्या होगा, मोहन टू परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड बोल दें। तो इसलिए याद रखना, परचेज की उल्टी एंट्री होती है परचेज रिटर्न, और सेल का उल्टा एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न। बात समझ में आया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में लिख रहा है गुड्स रिटर्न टू सोहन वर्थ ₹1500। सोहन से हमने माल खरीद रखा था, हमें पसंद नहीं आया, नहीं गुड्स रिटर्न है ना, क्या गुड्स रिटर्न बाय, सॉरी, सोहन हमको माल रिटर्न कर रहा है, उसको पसंद नहीं आया। सोहन कह रहा है ये आप घटिया क्वालिटी का माल बेचते हैं, हमें पसंद नहीं आया, आप रिटर्न करिए। हमने कहा ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न टू सोहन। लैंग्वेज समझ में आ रहा है। तो रिटर्न की एंट्री आप इधर लिखिए, कितने तारीख की एंट्री है बताओ, 25 तारीख को एंट्री हम लिखेंगे। सेल्स रिटर्न लिखो या रिटर्न इनवर्ड लिखो, एक ही मतलब है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू क्या लिखेंगे, मेरी बात को यहाँ एक चीज पकड़ने की कोशिश करना, केवल सवाल से नहीं बनाना। कितने का माल रिटर्न है, 1500 का। एक बात को, अब इसको यहाँ पे थोड़ी चर्चा चलेगी, ध्यान से सुनना और बात को समझना। थोड़ा आदित्य इस तरफ दिखाना। सोहन को जब हमने माल बेचा था, इधर देखो राहुल, सोहन को जब हमने माल बेचा था तो सोहन का नाम 2000 से क्या किया था, डेबिट, यानी हमें उनसे 2000 रुपए लेने थे, लेकिन उन्होंने 1500 का माल रिटर्न कर दिया। अब इधर दिखाओ, सोहन का नाम 1500 से क्रेडिट हो गया, मतलब हम उससे 1500 नहीं पाएंगे, नाम कम हो गया। अब हम बैलेंस में कितना बचा है, केवल 500 रुपए। तो अब उसका नाम मेरे बुक्स में कितना है, केवल 500 डेबिट है, क्योंकि जब हम बेचे थे तो 2000 डेबिट था, और जब रिटर्न किया है वो तो 1500 क्रेडिट कर दिया। यही है घटाना बढ़ाना। जब हम खरीदे थे तो सोहन के नाम को अपने डेटर के लिस्ट को बढ़ा लिए थे, जब माल रिटर्न आ गया तो घटा दिए, अगर पेमेंट आएगा तो भी नाम को घटाना पड़ेगा, ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपकी एंट्री हो गई, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सोहन। आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग, बीच बीच में हम भी लिख दे रहे हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सोहन। जर्नल एक दिन में नहीं आता है, पक्का करेंगे हम लोग धीरे धीरे, 1.5 महीने के अंदर में, और आराम से सीखेंगे। बहुत लोग इसको जल्दी भाग जाते हैं, कभी नहीं भागना, जर्नल आपका बेस है एकदम। आगे लिखो, रिटर्न गुड्स टू मोहन। हम मोहन को रिटर्न कर रहे हैं, जब माल खरीदे थे तो क्या एंट्री किया था, परचेज टू मोहन, आज रिटर्न कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी,
हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न का एक और नाम है हमारे पास, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। आपको जो सुविधा लगे लिखे। ज्यादातर लोग रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। आपको लग रहा है कि सर क्यों बदलते, तारीख बता दो इसका। 28। अब इसको भी देखो समझो, जब हमने माल खरीदा था, इस तरह दिखाना आदित्य जरा सा, जब हमने माल खरीदा था तो अपने ऊपर एक लाइबिलिटी बढ़ाई थी 4,500 की, और वहां से कितने का माल रिटर्न आ गया, बताओ कितने का माल रिटर्न आ गया। नहीं नहीं, सोहन मोहन से कितना आया, 1,000 का। तो 1,000 रुपया हमने मोहन का नाम कम कर दिया, तो भाई हम 4,000 का माल खरीदे थे, 1,000 का रिटर्न कर दिए, तो मेरे ऊपर 3,000 का ही कर्जा रहेगा ना, जो भी 4,500 था क्या, हाँ 4,500, तो 3,500 का कर्जा हमारे ऊपर रहेगा। तो यही नाम कैसे घटाया या बढ़ाया जाता है, ये हमें पूरी आइडिया होनी चाहिए। अगर ये आइडिया नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत में फंसेंगे। हमें हर अकाउंट को नेचर जानना है, और नेचर अगर पता आ गया तो अगर एसेट एक्सपेंस लॉस है, उनको जितना डेबिट करते जाओगे वो बढ़ते चले जाएंगे, और जितना क्रेडिट करते जाओगे वो घटते जाएंगे। तो अगर परीक्षा में या आप बड़े क्लास में जब जाएंगे, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका नेचर बताओ, कैश का नेचर बताओ, तो आप सीधा सीधा ये नहीं बताएंगे क्या नेचर, नेचर का आपको पता नहीं, तो आप सीधा बताएंगे ये डेबिट नेचर की चीज है ना। आपसे नाम पूछा जाए मोहन, तो आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नाम से क्या पता चलेगा कि माल खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। अब डेटर पूछे तो आप डेटर में बता देंगे कि डेबिट नेचर की चीजें, इनको जितना डेबिट करेंगे वो उतना बढ़ जाएंगे, और जितना क्रेडिट करेंगे उतना घट जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे ये हो गया। 28 के बाद की एंट्री बताओ बच्चा, 30 क्या है बताओ। सोहन से 1,200 मिला, भाई सोहन को हमने माल कितने का बेचा था, 2,000 का, उन्होंने रिटर्न कितना कर दिया, 1,500, फिर 2,000, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, अमाउंट लिखा है, कोई बात नहीं, पुराना बाकी बाकी होगा, हमको नहीं पता। तो यहाँ सोहन से हमें पैसे मिल रहे हैं, रिटर्न कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, 1,200 रुपये हम सोहन से पा रहे हैं। जनरेटरी क्या बनेगी बताओ, कैश सोचो, कैश हमको मिल रहा है तो कैश डेबिट होना ही है, और सोहन का नाम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो घटाना है उस नाम को। बस यही कॉन्सेप्ट में ले आओ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, अगर चेक देता तो बैंक लिख देते ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन का नाम मालूम है, अगर नाम नहीं मालूम होता तो क्रेडिटर लिख देते। ठीक है ना, मालूम है कितना दे रहा है, 1,200, तो इतना तो पैसा ही नहीं बाकी था, क्यों उतना दे रहे हैं, जो भी है छोड़ो हमको। नहीं, पुराना बाकी होगा ना, पुराने पैसे बकाया होंगे, अभी ट्रांजैक्शन नहीं है, जरूरी थोड़ी कि अभी से धंधा शुरू हुआ है। अच्छा नहीं, यहाँ से धंधा भी यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, गलत अमाउंट से हमें लेना देना नहीं है, ट्रांजैक्शन देखो, जब हम अपने रियल लाइफ में आएंगे तब तो हम बैलेंस देख करके पेमेंट करते हैं, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बताओ। हाँ, हमने फर्नीचर खरीदा है, बताओ जनरेटरी आयुष। आयुष हमको पूरे साल परेशान करने वाला है, इसका दिक्कत बड़ा परेशान अलग टाइप होता है। बैंक पे सर पैसा तो बैंक का इनकम हुआ ना, और अब हम फोन में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। खैर छोड़ो, मैसेज किया करो, जितना संभव होगा हम करेंगे, घबराना नहीं। या फिर ये मत सोचना कभी भी कि हम डांट पड़ेगी मेरी तरफ से। हमको बड़ी खुशी होती है कि बच्चे पूछ रहे, कम से कम उनकी इच्छा तो बन रही है। कुछ बच्चे तो पूछते ही नहीं, पीछे आके बैठेंगे, पीछे खैनी खा चले जाएंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। चलो, हमने आप एक प्रश्न इसने पूछा था, ध्यान से सुनो, ये क्या पूछा था कि सर डिविडेंड क्या होता है, कहाँ से पढ़ लिया, यहाँ तो आया ही नहीं। अच्छा, उसमें था। हाँ, तो डिविडेंड में क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ध्यान से सुन लो, इनका प्रश्न है तो बता देते हैं, थोड़ा इस तरफ घुमा दो, डिविडेंड बता देते हैं। जब हम बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे रिलायंस है, रिलायंस अभी एक नया स्कीम लेके आने वाली है कलकत्ता में, आपको पता है कि नहीं आया? चलो नहीं नहीं, कलकत्ता में वो एक नया बिजनेस चालू करना चाहती है कि कलकत्ता में इलेक्ट्रिक सप्लाई केवल एक ही कंपनी दे रहे, CESC, है ना। तो इन लोगों का बोलबाला है, मोनोपोली है, वो जो चाहे करते हैं, बिल भेज दे, ज्यादा हम लोग को भरना ही पड़ जाता है, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है और हम उनसे ले भी नहीं पा रहे। तो रिलायंस कंपनी वालों को लगा कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का करेंगे। ठीक है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने रुपए खर्चे हो जाएंगे बताओ भाई? देख लो, 1,000 करोड़, 6-7 हजार करोड़ का बजट है, 6-7 हजार करोड़ का मान लो, या उससे भी बड़ा हो सकता है। तो कंपनी के पास इतने पैसे होते नहीं है, तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, कंपनी इस काम को लगाना चाहती है, बेड़ा उठा रही है, तो
वो पब्लिक से फंड रेज करती है कि भाई आप लोग भी मेरे इस धंधा में पार्टनर बनना चाहते हैं। तो पब्लिक बोलती है अरे आप तो राजा भोज, हम कहाँ गंगू तेली, कैसे आपके साथ पार्टनर मालिक है। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम भी मालिक बन सकते हो। और अगर आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदो, 100 रुपए की शेयर है, अगर आप शेयर खरीदेंगे, आपको जितनी औकात है आपकी, आप खरीद लीजिए। तो आयुष बोला सर मेरे पास 5,000 है। बोले ठीक है 50 पीस शेयर ले लो, है ना। तो इन्होंने 5,000 रुपया कंपनी को दिया और कंपनी इनका पैसा अपने फंड में रख लिया और इनको क्या दे दिया, एक शेयर दे दिया। अब वो कंपनी ऐसे पूरे इंडिया से, बाहर से सबसे पैसा इकट्ठा करके धंधा शुरू करी। यहाँ पे प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया और प्रोजेक्ट अगर रेडी हो गया और धंधा में प्रॉफिट होना लगा, लोग रिलायंस का लेना शुरू कर लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता चला गया। तो अच्छा पता है कि नहीं, बहुत सारे स्टेट में है रिलायंस का, जैसे दिल्ली वगैरह में रिलायंस का ये इलेक्ट्रिकल है, उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है, अभी बताते हैं। तो वहां पे हमने अब वो धंधा किया, साल भर धंधा करने के बाद प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो कंपनी अपने सारे, वो प्रॉफिट पे हक किसका, सारे मालिकों का। तो मेरा भी तो 5,000 रुपया लगा है, तो हम भी कहेंगे भाई मेरा भी पैसा दीजिए। तो वो मेरे हिस्से में चाहे 10 रुपये आए चाहे 20 रुपये आए, वो कंपनी हमको बाई चेक भेजती थी पहले, अभी तो डायरेक्ट अकाउंट में डाल देती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। आपको हम ग्रुप में देखेंगे, मेरे पास कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदे रखे हैं, तो वहां से डिविडेंड आते रहते हैं। मेरे पास कितना शेयर होगा, 100-200 ऐसा रहता है, तो डिविडेंड भी कितना आता है, कभी कभी 40 रुपए आता है, कभी 50 रुपए आता है, कभी 2 रुपए आ जाता है, किसी छोटी कंपनी का है तो डिविडेंड वो आपके डायरेक्ट कहाँ आएगा, अकाउंट में। तो डिविडेंड रिसीव्ड अगर लिखा है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हम मानते हैं कि डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक में ही आएगा। जनरल एंट्री का ये अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। बैंक टू डिविडेंड लिखेंगे, डिविडेंड एक तरह से मेरा इनकम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सवाल में लोग जब बनाएंगे तो कैश टू डिविडेंड लिख देंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ से सोचिएगा और हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। डिविडेंड रिसीव्ड लिखा रहे ना, तो आप क्या एंट्री करना, बैंक टू कैश। अब जाके किसी कोई पूछे क्या कहाँ चेक लिखा है, तो बोलना भैया डिविडेंड सीधे बैंक में ही आता है, हमारे हाथ में नहीं आता कि हम जा करके अनिल अंबानी के घर के नीचे, मुकेश अंबानी के नीचे खड़े हैं कि मेरा डिविडेंड दे दो, वो हाथ में दिया हम चले आए, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रहा है। तो डिविडेंड का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड का मतलब हो गया कि किसी कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट किए, वहां से प्रॉफिट आ रही है, तो हमारे हिस्से का जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमको मिल रहा है। इसको बोलते हैं, आप बोलचाल भाषा में बोल दीजिए कि माता जी ने आपकी दूध उबाला है, और दूध उबाला है तो उसमें बहुत बड़ी मलाई पड़ गई है, उस मलाई में थोड़ा हिस्सा आपको भी मिला है। तो ये बिजनेस की मलाई है ना। बोलो क्या बोल रहे हैं। डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है। हाँ वो तो आप 10 में पढ़ के आए हो, लेकिन वो बहुत अलग चीज है, अभी हम लोग उस पर चर्चा 12 में करेंगे। फेस, हाँ सब आएगा, पूरा शेयर आप पढ़ेंगे। तो डिविडेंड ये कह रहे हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये सब हम जानते ही नहीं क्या होता है। अब आप मत बताओ, हमको आता भी नहीं है, जिस समय आएगा उस समय हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। शेयर कितने तरह का होता है, अलग अलग तरह के शेयर भी होते हैं, तो उस पर चर्चा अलग चलेगी हमारी। ये हो गया। अच्छा अगला प्रश्न इनका है कि बॉट फर्नीचर क्लास में, भाई रेगुलर तुम आप देखो व्यक्ति को ना ये मान के चलना है क्लास के लिए कि हम किसी के साथ नहीं है, सब मेरे साथ जुड़ो और बाकी लोगों के झंझट में मत पड़ो, वो नहीं जा रहा है हम जाएंगे, ऐसा वैसा आज जाने का मन नहीं। एकदम याद रखना, आप एक एक दिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो बड़े समय में बड़ा चीज इकट्ठा कर पाएंगे। और अगर छोड़ दें आज छोड़ दें, ऐसा कर दे तो बेकार हो जाएगा। अभी जिनका रिजल्ट आया जितना बड़ा बड़ा, जितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, वो लोग एक दिन में थोड़े ना सीखे हैं, तो रेगुलर कुछ ना कुछ जोड़े हैं अपने जीवन में। तो अब ये सब चीज छोड़िए, अब अपने साथ जुड़ जाइए धंधा में और ये धंधा पानी सीखो, क्योंकि 12वीं के बाद आपको धंधा करना है। और आप जानते हैं पिताजी लोग हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे धंधे में कोई चीज बचा नहीं है, अब आपको नया धंधा सीखना है। तो धंधा सीखिए, यहाँ धंधा ही तो सिखा रहे हैं हम, पैसा ही तो कमाना है, पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य है ना। तो भाई पैसा कमाओ ना, कहाँ सीखो, सीख के कमाओगे तो अच्छा कमाओगे, बिना सीख। हाँ लास्ट एंट्री कह रही है कि हमने परचेज गुड्स, क्या लिखा है, फर्नीचर खरीदा है, और किससे खरीदा है, दीपक से। क्या जनरेटरी बनेगी, फर्नीचर अकाउंट और दीपक अकाउंट। परचेज क्यों नहीं लिख रहे हैं, गुड्स नहीं है, हम परचेज कब लिखते हैं, गुड्स के लिए लिखते हैं। वीडियो देखा था, वेरी गुड। अगर 5 दिन का वीडियो देख लियो तो आप जुड़ जाओगे। वैसे हमने आज किया है, इसका भी वीडियो देख के पूरा करो। अपने से ध्यान रखना, क्लास एब्सेंट नहीं करना है, कसम खा लो बड़े हनुमान मंदिर जा करके कि हम एक भी दिन क्लास एब्सेंट नहीं करेंगे। क्लास एब्सेंट कर देंगे उस दिन भोजन ही नहीं करेंगे। तो जुड़े रहो। तो यहाँ पे एंट्री आप कह रहे हैं फर्नीचर अकाउंट खोलिए, है ना।
तो ये लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू दीपक का नाम लिखेंगे। अच्छा, दीपक को हम क्रेडिटर बोल सकते हैं क्या? क्रेडिटर भी दो तरह के हो गए। क्रेडिटर दो तरह के होते हैं, जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, है ना, उनसे हम उधारी में गुड्स खरीदते हैं, और एसी भी हम उधारी में खरीद के लाए हैं। तो क्या जिनसे खरीदे तो वो भी तो मेरे क्रेडिटर हुए, लेकिन वो क्रेडिटर गुड्स के नहीं है, वो एसेट्स के क्रेडिटर हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं उनसे मेरा घरेलू संबंध हो जाता है ना। रिद्धि से हमने 5200 का राशन मंगवाया अभी पिछले दिन इनके दुकान से। हम बोले रिद्धि 5000 में एडजस्ट करो भाई। तो जिनको डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेडिंग क्रेडिटर है, ठीक है ना। हमने कहा 5200 हो रहा है, 5000, बोले सर ना मेरा ना तेरा, 5100 लीजिए एकदम। हम बोले ठीक है, अलग से हमको एक तो छोटा चॉकलेट खिलाओगी, चल रहा है। लेकिन हम जिनसे फर्नीचर खरीद के उनके यहाँ जाएंगे तो बढ़िया कोई बुलडॉग देख के कुत्ता छोड़ देगा, कहेगा एक तो उधारी में माल खरीदा है, पेमेंट करना है, ऊपर से कह रहे हो इसमें छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होगा। खरीदते बेचते समय ही जो डिस्काउंट कराना है करवा लो, बाद में पेमेंट के टाइम में कभी भी डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पेमेंट के टाइम पे अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मेरा ट्रेडिंग क्रेडिटर्स है, जिससे मेरा धंधा होता है, ठीक है ना। तो जनरेट कितने का है ये बताओ? 5000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा दीपक बाबू से, और ये इनको हम बाद में पैसा करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि ये हमारा टोटल हो गया। यहाँ पे आप टोटल लगाएंगे और टोटल लिखने का माने, हालांकि इसकी टोटल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपको मन है टोटल लगाने का तो एक रफली टोटल लगा देंगे। सीबीएसई वाले ध्यान सुनना, सीबीएसई वाले सारे बच्चे इस बार सीबीएसई के ज्यादा है, तो सीबीएसई वाले ध्यान रखना कि हमें कभी भी कैलकुलेटर नहीं मिलेगा 12वीं तक, तो इसलिए आपका जोड़ घटाना थोड़ा तेज होना चाहिए। ये हमको बड़ा दुख लगता है बच्चों के लिए, पता नहीं क्या उद्देश्य है उनका, फिर भी ठीक है, चलो दिमाग तेज होता है। आप फटाफट से जोड़ने के लिए करेंगे। जब भी क्लास में भी बैठेंगे अपने या घर में भी बैठेंगे तो एक रफ पेज लेके बैठना हमेशा, एग्जाम में भी, ताकि आपका जोड़ फटाफट से जोड़ने का तरीका कैसा है वो कैसे आएगा, हम ट्रायल बैलेंस में सिखाएंगे कि कैसे जोड़ा जाता है, जल्दी कैसे जोड़ लेंगे, ठीक है ना। चलो इतना दूर रखें, ये हमारा जर्नलाइज हुआ। एक हमने ट्रांजैक्शन किया है, और एक क्लास में अभी तो 10:07 हो रहे हैं, 15 मिनट और हमको दे तो एक क्लास और, एक सवाल और कर दें। कितना छोड़ दें? क्या कह रहे हैं, छोड़ दें? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जर्नल हमने एक सवाल करवाया है, आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क बना के लिए आइएगा। फिर हम दे रहे हैं, एक्सरसाइज में से दे रहे हैं। ये क्लास में हम कुछ कराएंगे, आप अभी हम क्लास में कुछ कराएंगे तो सब कराएंगे भाई, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में जितने बच्चों ने बनाया है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना के लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी आप कर लेंगे, और चलिए 4 भी कर लेंगे। तो आपका होमवर्क ये रहा, ये ध्यान रखना, ये जो शीट है इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपका होमवर्क है। अगले दिन ये 1, 2, 3, 4 हम पहले होमवर्क चेक करेंगे, इसमें जो डाउट्स होगा उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना रखते हैं, सबको नमस्ते, टाटा, बाय बाय।